अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 3 है लुइस पास्चर का। और आपने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे ही लुइस पास्चर की कोई भी वीडियो अपलोड हो सेकेंड ईयर तो वो आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम पढ़ेंगे आज पैराग्राफ नंबर 7, क्योंकि मैंने आपको 6 पैराग्राफ्स पहले डे 1 में पढ़ा दिए थे और इसके अलावा पैराग्राफ नंबर 8, 9 और 10 भी पढ़ा दिया था। सिर्फ 7 पैराग्राफ रह गया था, आज हम उसी को पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ जो है ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, सिनोनिम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1860 स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अकरिंग विदाउट एक्सटर्नल कॉज, खुद ब खुद पैदा होने वाली। जनरेशन का मतलब यहाँ पर है क्रिएचर या क्रिएशन, मखलूक, ऐसी मखलूक जो खुद ब खुद पैदा हो जाती है। एरिस्टोटल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो खुद ब खुद बेजान चीज़ों में पैदा हो जाती हैं, जैसे कीचड़ में मेंढक पैदा हो जाते हैं, या आप कह लें कि गोबर में बिच्छू पैदा हो जाते हैं। लेकिन 1860 जब 1860 आया तो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस जो कि पेरिस में है, और ये जो है इसको बनाया गया था 1860, इसको बनाया गया था साइंस की प्रमोशन के लिए, साइंस की स्टडीज़ और उसकी रिसर्च की प्रमोशन के लिए इस एकेडमी को बनाया गया था। इसने 1816 में इस बात पर एक प्राइज़ ऑफ़र किया कि जो शख्स इस बात को प्रूव करेगा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी खुद ब खुद पैदा होने वाली मखलूक या खुद ब खुद पैदा होने वाली नस्ल या जानदार, खुद ब खुद पैदा होने वाले जानदार कोई हकीकत है या सिर्फ एक गलत बात है, जो कोई इसको प्रूव कर देगा उसको हम एक प्राइज़ देंगे। और इस कंपटीशन में 1860 में लुइस पास्चर ने हिस्सा लिया और उसने ये प्रूव किया दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट एंड ही रिजॉल्व दिस इशू टू नेगेटिव फॉर एवर। ही रिजॉल्व दिस इशू इन नेगेटिव फॉर एवर। उसने हमेशा के लिए इसको नहीं के जवाब में कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक हकीकत नहीं है में उसने इसको प्रूव किया। उसने कहा कि इफ़ अ सब्सटेंस, अगर एक मादा, सब्सटेंस क्या हुआ, गोबर सब्सटेंस हुआ जिसमें बिच्छू पैदा हो जाते हैं, या कीचड़ सब्सटेंस हुआ जिसमें मेंढक पैदा हो जाते हैं, या आप कहें कि इसके अलावा दूध एक सब्सटेंस हुआ जिसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और वो फट जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो स्प्लिट हो जाता है। इसी तरह ये सब्सटेंस से मुराद है मादा, कोई भी मादा, कोई भी मवाद। इफ़ अ सब्सटेंस सब्सटेंस बी सफिशेंटली काफ़ी, इनफ, अगर किसी भी मादे को काफ़ी गर्म किया जाए, हीटेड, टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, ताकि इसमें जितने भी मौजूद जानदार हैं वो मर जाएं, खा वो जरासीम हो या कोई और जानदार हों या जानदारों के अंडे हों, वो सब मर जाएं, इसको इतना गर्म किया जाए। एन एयर इन कॉन्टैक्ट इज़ फिल्टर्ड मीन प्योरीफाई, कि उसको हवा जो उस मादे को छुए वो भी जरासीम से और बाकी हर जानदार से पाक हो, तो द सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर, तो वो मादा नहीं बदलेगा। ये ऑल्टर का वर्ड जो है, ये दोनों एक ऑल्टर होता है ALTER और एक होता है ALTAR। ये दोनों वर्ड्स जो हैं इस लेसन में यूज़ हुए हैं, दोनों ऑल्टर यूज़ हुए हैं। ये वाला जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ में था, जिसका मतलब था कुर्बान गाह। वो कुर्बान गाह गया और उसने वहाँ पर लेबल देखा कि अपने प्यारे फ्रांस के लिए कुछ डोनेट करें, और अब ये जो ऑल्टर है ये दूसरी दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला ऑल्टर, और ये बार बार इस्तेमाल होगा। इसका मतलब होता है बदलना, चेंज, तब्दील होना। वो कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर आप उसको इतना गर्म कर दें कि उसके अंदर सारी ज़िंदगी, सारे जानदार, सारे जरासीम, हर चीज़ ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप उसमें जो उसको रखेंगे तो वो कभी भी नहीं बदलेगा, और अगर उसमें को जो हवा लगे, हवा छुए, वो भी बिल्कुल जरासीम से और हर चीज़ से पाक हो, प्योर हो, तो कभी भी वो चीज़ चेंज नहीं होगी। और इस तरह से उसने कहा कि ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ये एक फैक्ट नहीं है, चीज़ें जो हैं वो उसमें अपने जैसे ही जानदारों से डेवलप होती हैं, कभी भी खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियसली का मतलब खुद ब खुद डेवलप नहीं होती। इसके अलावा
जब उसने ये कहा, उसके जो मुखालिफिन थे, पास्टर के मुखालिफिन थे, वो हमेशा ही पास्टर को डिनाई करते थे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हालांकि उसने ये बात एक्सपेरिमेंट से और बड़े प्रूफ से कही थी, लेकिन उसके मुखालिफिन ने ये कहा कि जो है नहीं, उनके रिज़ल्ट तो बिल्कुल अपोजिट आए हैं। यानी उसके मुखालिफिन के मुताबिक जनरेशन्स खुद ब खुद जो है स्पॉन्टेनियसली पैदा हो जाती हैं। तो ही आस्क्ड फॉर द his opponents said that they had obtained opposite results। उसके मुखालिफिन ने, opponents का मतलब होता है मुखालिफिन, कहीं ये वर्ड opponent आएगा और आपने इसका सिनोनिम लिखना है adversaries, और कहीं ये वर्ड adversaries यूज़ करेगा तो आपने उसका सिनोनिम लिख देना है opponents, मुखालिफिन। उसके मुखालिफिन ने कहा कि उन्होंने ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टे रिज़ल्ट हासिल किए हैं। तो उसने पास्टर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन का मतलब मुसालहत, किसी और से फ़ैसला कराना, मीडिएशन या कंसीलिएशन, सालसी कराना, किसी और से फ़ैसला कराना। तो पास्टर ने कहा कि ठीक है, किसी तीसरे फरीक से आप फ़ैसला करवा लें। और वो क्या हुआ कि वो अपरेटस से, और कमीशन जो था, एकेडमी अपॉइंटेड अ कमीशन, एकेडमी ने एक कमीशन यानी एक जूरी कायम कर दी, जिसके सामने बिफोर विच पास्टर एंड हिज एडवर्सरीज, पास्टर और उसके मुखालिफिन ने वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स, अपने तजर्बात को रिपीट करना था। पास्टर मुकर्ररा दिन पे अपने अपरेटस का मतलब होता है इक्विपमेंट, साजो सामान, आलात, सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट वाली लेके, तो वो उस दिन मौजूदा दिन में लोड होके, उसे लद के सारे सामान से पहुंच गया कमीशन के सामने अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के लिए। लेकिन उसके मुखालिफिन ने चूँकि झूठी बात कही थी, तो उन्होंने बहाना लगाया कि आज मौसम ठीक नहीं है, तो मौसम के बेहतर होने का इंतज़ार करें एक्सपेरिमेंट को दोहराने के लिए। कमीशन ने बड़े रीज़नेबली, बहुत सही तरीके से उनकी इस एक्सक्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया। पास्टर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स बिफोर द कमीशन, पास्टर ने अपने रिपीट किए एक्सपेरिमेंट बिफोर द कमीशन के सामने, और उसने जो है ये प्रूव कर दिया कि जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट, कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है अरस्तु के ज़माने से, अरिस्टोटल के ज़माने से जो ये बात चली आ रही है, ये गलत है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक हकीकत नहीं है। किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में कोई चीज़ खुद ब खुद पैदा नहीं होती, चीज़ें अपने जैसे जानदारों से ही पैदा होती हैं। लेकिन ये बात जो है, जब पास्टर ये तजर्बा कर रहा था, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसने नोट की, जो उसने तजर्बा किया दूध के ऊपर, कि दूध के ऊपर बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब दूध को इतना गर्म किया जाए कि उसमें से सारे बैक्टीरिया ख़त्म कर दिए जाएं, और बाद में उसको जहाँ रखा जाए वहाँ की हवा फ़िल्टर्ड हो, उसमें कोई जरासीम, कोई गंदगी मौजूद ना हो, तो दूध कभी भी ख़राब नहीं होता। ये पास्टर का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन पास्टर ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये नोट किया कि बाज़ जरासीम, बाज़ बैक्टीरियाज़ ऐसे हैं जिनको मारना बेइंतहाई मुश्किल है, और वो दूध के बॉइलिंग पॉइंट पर भी नहीं मरते। फिर उसने ये नोटिस किया कि अगर दूध के बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा कर दिया जाए, दूध जिस टेम्परेचर, जिस दर्जा हरारत पर उबलता है, उससे भी दर्जा हरारत 10 डिग्री ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तब उसमें से सारे जरासीम ख़त्म हो जाते हैं दूध में से। और आप देखें कि आप जो डब्बे का दूध जो है वो पैक किया जाता है, उसको मुख्तलिफ़ प्रोसीजर से गुजारा जाता है। एक प्रोसीजर उसमें है पास्चराइजेशन, यानी सबसे पहले जो डब्बे का दूध, वो हमारे यहाँ तो डब्बे का दूध पता नहीं कैसे बनता है, वो असली दूध होता है कि नहीं भी होता, लेकिन जहाँ पर फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, उन मुल्कों में डब्बे के दूध को कैसे प्रिजर्व किया जाता है कि दूध को नालियों में से गुजारा जाता है और उसके बॉइलिंग पॉइंट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसके अंदर सारे जर्म्स मर जाते हैं, और उसके बाद उसको पैक इस तरह से कर दिया जाता है कि उससे कोई हवा या कोई जरासीम उसको टच ना कर सके, तो वो दूध कभी भी नहीं ख़राब होता। इस प्रोसीजर को, कि दूध को 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बढ़ाकर उससे तमाम जरासीम और बैक्टीरिया ख़त्म करने के प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस का नाम भी पास्टर के नाम के ऊपर ही रखा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने जर्म्स को बड़ा क्लोजली, यहाँ पर दो चीज़ें हुई। एक तो उसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को नेगेटिव में हमेशा के लिए प्रूव कर दिया।
दूसरी बात ये है कि उसने जर्म्स को स्टडी किया, जरासीम को स्टडी किया। उसने पहली बार दुनिया को ये बताया कि ये जरासीम है जिसकी वजह से कोई बीमारी पैदा होती है, और इससे पहले दुनिया जो बीमारी है उसको सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ मंसूब करती थी। जैसे कहते थे कि कोई भी बीमारी जो है वो इवल स्पिरिट्स की वजह से, बदरूहों की वजह से, या इस तरह की किसी मखलूक की वजह से पैदा होती है। उनको ये पता ही नहीं था कि एक इनविजिबल चीज़ है, इनविजिबल, ना नज़र आने वाली। उनको पहले दुनिया को, पास्तर से पहले दुनिया को ये पता ही नहीं था कि ये वो इनविजिबल्स हैं, वो ना नज़र आने वाली मखलूक है जिसकी वजह से ये इनविजिबल्स हैं, ये वो इनविजिबल्स हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है। ये ना नज़र आने वाली मखलूक है जो बीमारी पैदा करती है, ये कोई बदरूहें नहीं हैं। पास्तर ने पहली दफ़ा दुनिया को बीमारी की सही हकीकत से रोशनास कराया। उसने जरासीम की हैबिट्स को स्टडी किया। यहाँ से साइंस के एक बहुत बड़े दौर का आगाज़ हुआ। दूसरे साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ बीमारियों के जरासीम के ऊपर स्टडी का जो है वो करना शुरू की, उनकी हैबिट्स को स्टडी किया, उनको देखा, और इस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों के जरासीम जो हैं वो डिस्कवर हुए बहुत तेज़ी से पास्चर की इस डिस्कवरी के बाद। इसके अलावा आफ्टर रेजिंग द, यहाँ से हम पढ़ेंगे, आफ्टर रेजिंग द रेम्परेचर। रेम्परेचर का वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये यकीनन एक मिस्टेक है। रेम्परेचर कोई वर्ड है ही नहीं, ये टेम्परेचर है जिसका टी जो है वो डेफिनेटली आर के साथ एक्सचेंज हो गया होगा उनका। आफ्टर रेजिंग 10 डिग्रीज अबव बॉइलिंग पॉइंट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव। इसी को पास्चराइजेशन कहते हैं कि 10 डिग्रीज उसके बॉइलिंग पॉइंट से, दूध के बॉइलिंग पॉइंट से जब दर्जा हरारत बढ़ा दिया जाता है तो फिर कोई भी बैक्टीरिया दूध में बाकी नहीं बचता। इट स्टिमुलेटेड अदर साइंटिस्ट टू स्टडी द हैबिट्स ऑफ जर्म। और पास्चर की डिस्कवरी ने स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट का मतलब तहरीक देना, मोटिवेट किया, उकसाया दूसरे साइंसदानों को कि वो भी मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीमों की हैबिट्स को स्टडी करें। और क्या करें? एंड मच ऑफ आवर मॉडर्न नॉलेज ऑफ दीज इनविजिबल्स, इनविजिबल्स का मतलब ना नज़र आने वाले, और इनसे मुराद यहाँ पर जर्म्स है कि ये ना नज़र आने वाले जो जरासीम हैं, इनके बारे में आज हम जितना भी जानते हैं वो पास्चर की इस डिस्कवरी के फ़ौरन बाद साइंसदानों ने जो जर्म्स की हैबिट्स को स्टडी करने पे काम किया, ज़्यादातर नॉलेज वही है और उस ज़माने में ही जर्म्स की हैबिट को स्टडी किया गया। बट वेरी एक्टिव प्लांट स्प्रंग मीन, स्प्रंग इंपॉर्टेंट वर्ड है पैराग्राफ का, इसका मतलब है ओरिजिनेट, इब्तदा होना, राइज फ्रॉम। पास्चर की इस डिस्कवरी से कि जर्म्स की वजह से ही तमाम जो हैं बीमारियां पैदा होती हैं, इस डिस्कवरी के फ़ौरन बाद जो साइंटिस्ट ने हैबिट्स को, जर्म्स की हैबिट को स्टडी किया इन ना नज़र आने वाले जरासीम के बारे में, लेकिन बट वेरी एक्टिव प्लांट्स, लेकिन ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, नज़र नहीं आते लेकिन ये बहुत एक्टिव होते हैं। स्प्रंग, ये ओरिजिनेट हुआ, इसकी इब्तदा हुई फ्रॉम पास्चर डिस्कवरी, पास्चर की ही डिस्कवरी से। पास्चर ने ये जो डिस्कवरी की जर्म्स के बारे में और बताया कि तमाम जरासीम ही बीमारियों की वजह हैं, उसके बाद साइंसदानों, जितना भी हमारे पास आज तक ये जरासीम का नॉलेज है वो ज़्यादातर पास्चर की डिस्कवरी से ही शुरू हुआ, और उसके फ़ौरन बाद ही साइंसदानों ने ये डिस्कवरीज़ की। अब हम चलेंगे पैराग्राफ नंबर 11 और 12 की तरफ और 13 की तरफ, जो लिस्टर से रिलेटेड हैं, लिस्टर के वर्क से रिलेटेड हैं। एक और सर्जन साइंटिस्ट है जिसका वर्क इसमें डिस्कस किया गया है। बहुत सारे साइंसदानों ने पास्चर की डिस्कवरी के बाद जरासीम पे काम किया, लेकिन सबसे अहम काम लिस्टर का था। लिस्टर एक सर्जन थे जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वूंड्स पर काम कर रहे थे। इन्फ्लेमेशन ऑफ वूंड्स क्या होती है? इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजना, सूज जाना, सूजन हो जाना, रेडनेस हो जाना। आप देखें कि चूँकि ये सर्जन थे तो हम सर्जरी के हवाले से ही पढ़ेंगे। अब पास्चर, लिस्टर पहले से ही पास्चर की इस डिस्कवरी से पहले ही, जरासीम की डिस्कवरी से पहले ही इस बात पे काम कर रहे थे कि जब भी हम सर्जरी करते हैं तो क्या मसला होता है कि वो सर्जरी का ज़ख़म ख़राब हो जाता है, वो गल जाता है और वहाँ से जिस्म का हिस्सा जो है वो काटना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है। आजकल तो ये मसला हल हो चुका है लिस्टर की रिसर्च की वजह से, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ आप डायबिटिक पेशेंट होते हैं और शुगर की वजह से उनका उनकी उंगली ख़राब हो जाती है, उनकी उंगली काटनी पड़ती है, फिर वो जहाँ से कट लगाते हैं वहाँ से हाथ ख़राब हो जाता है, फिर हाथ काटना पड़ता है, फिर जहाँ से हाथ काटा जाता है वहाँ से गलना शुरू हो जाती है इंसान की स्किन, तो वहाँ फिर उसका बाजू काटना पड़ता है, और ये एंडलेसली ये सिलसिला चलता रहता है।
लेकिन बाकी सर्जरीज़ में ये मसला हल हो गया। लॉर्ड लिस्टर जो थे, उनके फादर के साथ एक ट्रेजेडी हुई कि उनका एक ऑपरेशन किया लॉर्ड लिस्टर ने, और वो इसी तरह उनका जो वूंड था, वूंड का मतलब ज़ख़म, इंजरी, वो जो ऑपरेशन की इंजरी थी वो ख़राब हो गई, गल गई, उसमें गल जाने का मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई, उसमें पीप पड़ गई, वो रेड हो गई, सूज गई, ख़राब हो गई, वहाँ से स्किन गल गई और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से सर्जन लिस्टर जो थे वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि ये क्यों हो रही है, क्या इसकी वजह है कि ऐसा होता है सर्जरी करने के बाद। लिस्टर इन्फ्लेमेशन का मतलब आपको मैंने समझा दिया है कि कट लगने के बाद जो सूजन और रेडनेस और फिर वहाँ से जिस्म गलता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसके ऊपर लिस्टर ने सोचा कि कहीं ये जो जिस्म का गलना है या जो हम सर्जरी का कट लगाते हैं उसका ख़राब होना है, कहीं ये भी जो है वो फर्मेंटेशन की तरह ही तो नहीं है कि उसमें बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है। इन्फ्लेमेशन, क्या इन्फ्लेमेशन भी बैक्टीरिया की वजह से ही तो नहीं होती? जब उन्होंने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वूंड जो है एक ख़ास किस्म के जरासीम की वजह से होती है। और साइंसदानों ने ये नोटिस किया कि जब अगर जरासीम ज़िंदा हैं तो उनको मारा भी जा सकता है। उनको मारने के लिए फ़ौरी तौर पर केमिकल्स भी डिस्कवर कर लिए, आयोडीन और कार्बोलिक एसिड, यानी कार्बोलिक एक तेज़ाब है ये, वो डिस्कवर किया कि वो जरासीम को मार देता है। तो पहले तो साइंसदानों ने उन जरासीम के ऊपर जरासीम के ऊपर कार्बोलिक एसिड लगाने की कोशिश की, इंजेक्शंस दे के उनको मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये देखा कि कार्बोलिक एसिड से स्किन के ऊपर जो है वो जरासीम को मारा नहीं जा सकता, या जिस्म के अंदर से जरासीम को नहीं मारा जा सकता। लेकिन लॉर्ड लिस्टर ने एसेप्टिक मेथड डिस्कवर किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज भी चल रहा है। ठीक है, कि अब प्रॉब्लम क्या था, हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं। ऑफन मेक एम्पुटेशन नेसेसरी। लॉर्ड लिस्टर ये सोच रहे थे कि क्या वजह है कि जो भी हम सर्जरी का कट लगाते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ऑफन अक्सर मेक एम्पुटेशन का मतलब किसी जिस्म का कोई हिस्सा काटना, कट ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी नेसेसरी, और ज़रूरी हो जाता है कि जिस्म का वो हिस्सा जिसकी सर्जरी की गई है उसको काट दिया जाए। ऐसा क्यों होता है? प्री लिस्टेरियन डेज़, ये प्री लिस्टेरियन डेज़ का मतलब लिस्टर की डिस्कवरी से पहले क्या होता था कि 33% मेजर ऑपरेशंस के जो पेशेंट्स थे उनको वो मर जाते थे, वो बचते ही नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि उनका ऑपरेशन का जो कट लगाया जाता था वही उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, वो ख़राब हो जाता था। वो कट करते वो जिस्म वो ऐसे ही पहले उंगली से हाथ काटना पड़ता था, हाथ वाला ख़राब हो जाता था ज़ख़म, तो फिर बाजू काटना पड़ता था, और इस तरह उस पेशेंट की आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो जाती थी एम्पुटेशन करते जिस्म के हिस्से काटते। तो अब क्या था कि सर्जन्स वर अनविलिंग का मतलब हेजिटेंट थे, हिचकिचाते थे। दे वर नॉट रेडी। अनविलिंग का एक्चुअल मतलब होता है नॉट रेडी, तैयार नहीं थे, रजामंद नहीं होते थे टू ऑपरेशन करने के लिए, एक्सेप्ट सवाए एज अ लास्ट डेस्परेट रिजॉर्ट। ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। एक तो ये है एम्पुटेशन नेसेसरी वाली, और दूसरी जो पैराग्राफ इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है वो है डेस्परेट रिजॉर्ट। डेस्परेट का मतलब होपलेस, रिजॉर्ट इसमें आर साइलेंट होता है, रिजॉर्ट, बल्कि रिजॉर्ट का ओ लॉन्ग होता है, रिजॉर्ट जो है का मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, लाहे अमल, आखिरी मायूस कुन लाहे अमल के सिवाय सर्जन्स इस बात पे राज़ी नहीं होते थे कि वो किसी का ऑपरेशन करें, क्योंकि मेजर ऑपरेशंस में 33% पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी, और अक्सर जो भी ऑपरेशन किया जाता था उस अज़ा को, जिस्म के हिस्से को काटना ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि वहाँ कट में इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, वहाँ पर सूजन हो जाती थी, वहाँ पर रेडनेस हो जाती थी, बैक्टीरिया उसमें दाखिल हो जाते थे। लिस्टर ने ये डिस्कवर किया कि सर्जन थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सर्जन कट लगाने से पहले, सर्जरी करने से पहले अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, जो हवा जो है ऑपरेशन थिएटर की उसको, अपने ग्लव्स को, जिस बिस्तर पे पेशेंट ने लेटना है उसको, हर चीज़ को जो पेशेंट के कांटेक्ट में आनी है, अगर हम उसको स्टेरिलाइज़ कर लें, जरासीम से मुकम्मल तौर पर पाक कर लें और बैक्टीरिया को उस कट के अंदर दाखिल ना होने दें, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड से बचा जा सकता है। इफ़ जर्म्स वर, ये देखें,
इफ़ जर्म्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वूंड्स, अगर ज़ख्मों में जर्म्स को निकाल दिया जाए ज़ख्मों में से, इन्फ्लेमेशन वॉज अवर्टेड, अवर्टेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है बचना, अवॉइडेड, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ वूंड्स से बचा जा सकता है। इन एंटीसेप्टिक मेथड, एंटीसेप्टिक्स कौन कौन से थे, कौन कौन से एंटीसेप्टिक साइंसदानों ने पास्चर की डिस्कवरी के बाद ढूंढ लिए थे? आयोडीन और कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इफ़ जर्म्स वर एन एंटीसेप्टिक मेथड द इंस्ट्रूमेंट द डॉक्टर्स हैंड एवरीथिंग एल्स इज रिग्रेसली, सख्ती से, स्ट्रिक्टली, स्वेयरली डिसइंफेक्टेड, जरासीम से पाक करना, सैनिटाइज करना, स्टेरलाइज करना। और वो क्या करते थे कि जर्म्स जो हैं उस बॉडी के अंदर दाखिल ही नहीं होने देते थे, डॉक्टर के हैंड्स को, उसके ग्लव्स को और हर चीज़ को जो है रिग्रेसली बहुत सख्ती से डिसइंफेक्ट कर लेते थे और एंटीसेप्टिक्स की मदद से। तो क्या होता था कि वो इससे लिस्टर ने जब ये सब शुरू किया पास्चर की डिस्कवरी के बाद, जर्म से आशना होने के बाद, तो उससे क्या हुआ कि मेजर ऑपरेशंस में पेशेंट्स की डेथ 33% से कम होकर सिर्फ 1% रह गई और इस तरह से ऑपरेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल होने लगे और लिस्टर की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ वूंड का मसला जो है वो सॉल्व हो गया। लेकिन इसकी बुनियाद भी पास्चर की डिस्कवरी ऑफ जर्म्स ही थी। पहले लिस्टर ने, साइंसदानों ने एंटीसेप्टिक मेथड दरियाफ़्त किया कि कार्बोलिक एसिड से जरासीम को बॉडी में से मारा जाए, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने ये नोटिस कर लिया कि कार्बोलिक एसिड बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, पेशेंट की डेथ कर देता है। इसलिए ऑपरेशन से पहले ही हर चीज़ को जरासीम से पाक कर लिया जाए, डिसइंफेक्ट कर लिया जाए, स्टेरिलाइज़ कर लिया जाए या सैनिटाइज़ कर लिया जाए ताकि जिस्म के अंदर जरासीम को दाखिल होने से रोका जा सके। और इस तरह से एंटीसेप्टिक्स की मदद से एसेप्टिक किया जाने लगा। एसेप्टिक मेथड यानी जरासीम को जिस्म में दाखिल होने से रोकने के लिए चीज़ों को स्टेरिलाइज़ किया जाने लगा। एसेप्टिक मेथड्स सर्जरी में इस्तेमाल होने लगा। अब जितना भी आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ, मेरे नज़दीक वो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम ही बनता है। आप उन क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं और मेरे क्वेश्चंस की लिस्ट में वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बनेंगे ये, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, इसका आंसर दें। ये आपका पहला क्वेश्चन है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, खुद ब खुद पैदा होने वाली नस्ल क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड पास्चर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट? और पास्चर ने कैसे ये प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन कोई हकीकत नहीं है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग मैटर। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है जानदारों का, लाइफ मीन यहाँ जानदार है, जानदारों का नॉन लिविंग बेजान मादे में खुद ब खुद पैदा हो जाना वो जानदार जो किसी बेजान मादे में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं उनको स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता है। इन नेचुरल वे, खुद ब खुद। पास्चर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। पास्चर ने ये साबित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होना मुमकिन ही नहीं है। इफ़ द सब्सटेंस इज़ केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स, अगर आप उस मादे को जरासीम से महफूज कर दें और उसके अंदर मौजूद सारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें तो ख़ुद ब खुद उसमें फिर कोई भी चीज़ पैदा कभी भी नहीं होगी। चीज़ें अपने ही जानदारों, अपने जैसे जानदारों से पैदा होती हैं। गोबर में बिच्छुओं के अंडों से पैदा होते हैं, दूध में बैक्टीरिया के दाखिल होने की वजह से दूध फटता है और अगर उन जरासीम को ना उसमें पैदा होने दिया जाए तो या उसमें ना दाखिल होने दिया जाए तो दूध चेंज नहीं हो सकता। ये पास्चर ने प्रूव किया। पास्चर ने क्या कहा? पास्चर सेड इफ़ अ सब्सटेंस इज सफिशेंटली हीटेड। पास्चर ने इस बात को दूध के ऊपर प्रूव किया। उसने कहा कि अगर किसी मादे को सफिशेंटली, काफ़ी गर्म कर लिया जाए टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ एंड द एयर इन कॉन्टैक्ट, कि उसके अंदर सारे जानदार मर जाएं और द एयर इन कॉन्टैक्ट, और वो एयर जो इसके साथ टच हो, इस फिल्टर्ड, आप उसको भी जरासीम से पाक कर लें, द सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर, तो वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगी, दूध नहीं फटेगा। दैट इज़ बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट। क्या दैट आई का मतलब होता है दैट इज़, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया उसमें कभी भी पैदा नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही लिखेंगे आप
इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर सेम होगा, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत ही शॉर्ट ज़रा सा 1 लाइन का या 2 लाइन का आंसर तैयार करते हैं वो इसको सिर्फ यहाँ तक कर सकते हैं, जर्म्स तक कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग मैटर इन अ नेचुरल वे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है कि बेजान मादे में खुद ब खुद जानदारों का पैदा हो जाना। पास्चर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। पास्चर ने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन मुमकिन नहीं है, खुद ब खुद किसी जानदार का पैदा होना किसी बेजान मादे में मुमकिन नहीं है। इफ़ द सब्सटेंस इज़ केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स, अगर आप उसमें जरासीम को पाक उस चीज़ को जरासीम से पाक रखें। ठीक है, आगे आप चाहें तो पास्चर की अपनी लाइन अपनी कोटेशन लिख सकते हैं, और चाहें जिन्होंने बहुत शॉर्ट करना है तो वो इसको छोड़ भी सकते हैं। Thank you so much. So with this it ends the day 3.